हेलो एवरीवन, वेलकम टू इट ऐप। माय नेम इज़ निहारिका वाले भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर 10 मिनट सीरीज। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन की। आज हम ना इसके सारे इनपुट्स को समझने वाले हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया की इसके अंदर डलता क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं जो इस मॉडल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन एंड तक देखिएगा ज़रूर। साथ ही साथ अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि मुझे देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे थे, मुझे ये जानना है कि केस स्टडी कैसी आती है, मुझे ये जानना है कि कौन से टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केट में हर कोई अपने अपने हिसाब से बहुत सी चीज़ें कह रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारी लिंक के अंदर ना, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक अवेलेबल है। उस लिंक के अंदर आपके पास रिकलेक्टेड क्वेश्चंस है। तो आप रिकलेक्टेड क्वेश्चंस को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टॉपिक्स एज कम्पेयर टू अदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो प्लीज़ गो हैड एंड चेक इट आउट। ठीक है, सो अच्छा, अब हम समझते हैं इस टॉपिक को फर्दर। और अब हमारे पास में आज टॉपिक क्या जाता है, वील बी टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। लेकिन उसको समझने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है। वो है पहले इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स कौन कौन से। एक होता है आप ना इक्विटी शेयर होल्डर को मिलने वाला अल्टीमेट पैसा। इक्विटी शेयर होल्डर को अल्टीमेट पैसा कौन सा मिलता है? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को जो अल्टीमेट पैसा मिलता है उसको बोलते हैं हम डिस्काउंट। ठीक है, तो डिविडेंड, सॉरी, तो डिविडेंड को अगर हम स्टडी करेंगे तो वो हमारे पास आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द एक्चुअल मनी जो हमारा शेयर होल्डर को मिलता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि हम उस डिविडेंड को उठाएंगे और उस डिविडेंड को आने वाले समय के हिसाब से पूरा वैल्यूएशन करके कि अगले साल कितना आएगा, उससे अगले साल कितना आएगा, उसके बेस पर जब चलते हैं। जो डिविडेंड है ये ना इज द ओनली सोर्स ऑफ कैश फ्लोज जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। हम यही मानते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा मिलता है, दिस इज द ओनली अमाउंट ऑफ मनी दैट इक्विटी शेयर होल्डर एक्चुअली रिसीव्स। उसके बाद सेकंड आ जाता है एफसीएफई मॉडल। एफसीएफई कहता है कि नहीं, इक्विटी को नहीं देखना आप मुझे, मतलब सिर्फ इक्विटी का डिविडेंड नहीं देखना, आप मुझे ये बताओ इक्विटी को ओवरऑल कितना पैसा आता है। कहते क्यों? कहते क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा मिलता है, ठीक है, ये मेरा इक्विटी शेयर होल्डर है, उसको जो पैसा मिलता है वो किस बेसिस पे मिलता है? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा मिलता है, दैट मनी दैट ही गेट्स इज फॉर, एक उसका पोर्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड और एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास संभाल कर रखती है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। सो जो कैश फ्लो टू इक्विटी है इज द कैश फ्लो लेफ्ट आफ्टर द क्लेम्स ऑफ डेट होल्डर्स एंड प्रेफर्ड डिविडेंड्स हैव बीन मेट एंड सम कैश हैज बीन री इन्वेस्टेड इनटू द फर्म। बेसिकली क्या होता है, आप डिविडेंड दे देते हो कुछ हिस्से का और बाकी पैसा बिजनेस में फिर से री इन्वेस्ट हो जाता है। और डरिए मत, ये इक्विटी शेयर होल्डर का ही पैसा होता है, इनको आगे चल के इसी में से कभी बोनस दे दिए जाते हैं, कभी इनके बेनिफिट के लिए कुछ और कर दिया जाता है। तो ये पैसा बिजनेस के लिए यूज भी होता रहता है। तो ये वाला जो पैसा है, जब आप इस पैसे को जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के पास बचता है उसको देख रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं एफसीएफई डिस्काउंट मॉडल। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है दैट इज कैश फ्लो टू द फर्म। अब ये जो कैश फ्लो टू द फर्म है, इसे हम क्या कहते हैं? कैश फ्लो टू द फर्म हम लोग जब देते हैं तो ये पर्टिकुलर चीज कहता है नहीं सिर्फ इक्विटी को क्यों देखना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना कैश आ रहा है, जब आप उसको स्टडी करना चाहते हैं तो हम कैश फ्लो टू द फर्म मॉडल कहते हैं। ये जो टोटल कैश फ्लो को आप उठाएंगे और उसकी वैल्यूएशन करेंगे वो यहाँ पर आती है। एंड ये आपका फ्यूचर कैश फ्लोज आप देख रहे हैं, उसको एस्टिमेट कर रहे हैं और आज के हिसाब से निकाल रहे हैं। One technique to calculate the cash flow is to add the free cash flow to equity to the cash flow of debt and preferred stockholders। मतलब आपको ये जानना है कि सबको कितना पैसा मिलने वाला है ओवरऑल। इसीलिए ना, जैसे इसको हम बोलते हैं फ्री कैश फ्लो टू द इक्विटी, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं एफ सी एफ एफ, यानी फ्री कैश फ्लो टू द एंटायर फर्म। सो ये कहते हैं एस्टिमेटिंग द कैश फ्लोज प्रायर टू पेमेंट्स ऑन डेट एंड प्रेफर्ड डिविडेंड्स इज मच सिंपलर। वैसे ये बेटर हो जाता है सिंपल वे, कि आपको पूरी मेहनत थोड़ी करनी है कि इक्विटी का कितना, प्रेफरेंस का कितना, डेट में कितना गया, नहीं, आपको टोटल निकालना है। आपकी टोटल अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से इंटरेस्ट देखिए, टैक्स देखिए, डेप्रिसिएशन को वापस से ऐड बैक कीजिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस तो है लेकिन नॉन कैश। सो यू नीड टू फाइंड आउट द व्हाट अल्टीमेट कैश प्रॉफिट्स द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ इज गेटिंग। ऑर्गेनाइजेशन को कितने मिल रहे हैं उसके बेसिस पर आपको वैल्यूएशन करनी है। जब हम बात करते हैं द डिस्काउंट रेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्काउंट रेट्स? देखिए, अब आपने पहले अपने फ्यूचर के वैल्यूज तो निकाल लिए, बट आपके पास फ्यूचर वैल्यू, अगर मैं आपको बोलूँ आज मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल कर दो तो आप बोलोगे मैम कैसे निकलेंगे?
अब देखिए जब आप कंपाउंडिंग करते थे तो कंपाउंडिंग वाज पी वन प्लस आर रेस टू पावर एन, ये कंपाउंडिंग होती है। यानी आज की प्रेजेंट पे हमने इंटरेस्ट डाला, मल्टीप्लाई करा, और हमको मिल गई हमारी फ्यूचर वैल्यू। क्वेश्चन में अगर आपको दी ही फ्यूचर वैल्यू है और क्वेश्चन कहता है नहीं, आप बताओ जी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ठीक है ना? जब आप आगे जाते हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब वापस आएंगे तो आप डिवाइड कर रहे हैं। इस चीज को हम लोग डिफाइन करते हैं एज द डिस्काउंटिंग रेट, जिससे आप डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली जितने से आपने मल्टीप्लाई किया होगा उतने से ही आपको डिवाइड करना होगा। अब ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने अपने बेसिस पर अपने रिटर्न्स बनाते हैं कि कितनी रिटर्न देनी है। आपकी रिटर्न ज्यादा भी हो सकती है, जिसमें रिस्क ज्यादा होगा उसमें रिटर्न डेफिनेटली ज्यादा होगा, है ना? अब जैसे यहाँ पर है द पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन में ब्रेक अ प्रॉमिस। अच्छा, डिफॉल्ट रिस्क की बेसिक डेफिनेशन है। डिफॉल्ट रिस्क होता है व्हाट इफ सामने वाला पर्सन पैसा ना दे, तो उस रिस्क के लिए हम कुछ रिटर्न का पैसा उस हिसाब से रखते हैं। तो डिफॉल्ट रिस्क को अगर आप इंक्लूड करते हैं तो आपको उसको देखना है। एक होता है अनसर्टेनिटी रिस्क, हमारा रिटर्न हमेशा उस पर डिपेंड करेगा उसमें रिस्क कितना ज्यादा इन्वॉल्व है। जितना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व उतनी ज्यादा रिटर्न इन्वॉल्व होती है। अनसर्टेनिटी रिस्क होता है पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल रिटर्न्स एंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। हम यहाँ पर उसको निकालते हैं। एक्चुअल रिटर्न्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट विद अ हाई लेवल ऑफ रिस्क मे बी कंसिडर्ड डिफरेंट फ्रॉम द प्रिडिक्टेड रिटर्न्स। हमारी ये जो वैल्यूएशन है ये हमारी प्रिडिक्टेड रिटर्न से डेफिनेटली वेरी भी कर सकती है, क्योंकि ये चीज होती है हमने सोचा था क्या और क्या हो गया, ये वाली चीज तो हो ही जाती है। देन कम्स द एस्टिमेटिंग ग्रोथ पैटर्न्स। हमारे ग्रोथ पैटर्न्स को भी हमको एस्टिमेट करना पड़ता है इसी रिटर्न और रिस्क वाली पॉलिसी के अंदर। कैसे? हमको क्या निकालना पड़ता है? देखिए, एक होती है स्टेबल ग्रोथ। स्टेबल ग्रोथ होती है कि हमारी जितनी इकोनॉमी ग्रो कर रही है उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन काफी हद तक आप बोल सकते हो इकोनॉमी के साथ में सिंक में चलती है। एक होती है मॉडरेट ग्रोथ, मतलब अगर इकोनॉमी इस स्पीड पे चल रही है, आप इकोनॉमी से थोड़ा बेटर चल रहे हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, यू आर स्लाइटली फास्टर इन टर्म्स ऑफ द ग्रोथ देन द इकोनॉमी। ठीक है, द ग्रोथ रेट इज मॉडरेट इफ 8 to 10%। ये ना एक्चुअली क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है आई थिंक, कि आपकी ग्रोथ रेट जो नॉर्मल वाली होती है, मॉडरेट वाली होती है, वो कितनी होती है? वो नॉर्मली 8 से 10% होती है। देन आपका एक होता है हाई ग्रोथ, मतलब अगर इकोनॉमी इस पे ग्रो कर रही है तो आपका ग्रोथ यहाँ पहुंचा हुआ है। ये चीज एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी इकोनॉमी से बेटर ग्रो कर रही है और तेजी से कर रही है। बट हो सकता है वो इतनी स्पीड पे कल को ना ग्रो करे, तो ये भी चीज़ हो सकती है ना। तो आपको जानना पड़ता है कि आप एग्जैक्टली exactly कौन से पैटर्न की तरफ चल रहे हैं। बट पता है, अगर मैं कहूँ कि मैं ना बहुत अच्छा मार्केट को इनकैश कर पाती हूँ, मान लीजिए अच्छा, लेट मी गिव यू वेरी बेसिक एग्जांपल। जैसे इनिशियली अगर हम बात करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर्स आए थे। आई होप यू नो अबाउट ऑल दो ऑफ देम। मतलब निरमा बहुत पुराना है, घड़ी बहुत पुराना है। तो अगर हम बात करते हैं ना, पहले सबसे ज्यादा निरमा बहुत चलता था। तो जब निरमा अकेला था तब तो सिनेरियो बहुत अलग था। उसकी ग्रोथ रेट, उसका उसका डिमांड, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, जब तक बाकी सारे नहीं आए। आज के टाइम पर सर्फ एक्सेल मैटेक आ गया, इनके टाइड आ गए, और उसके बाद में मतलब देयर आर मल्टीपल अभी ये जो डिटर्जेंट पाउडर्स हैं जो इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं। बट जो बिगिनिंग में आ गए थे उनको मिलती है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, सारी दुनिया उनकी चीज बाय करने के लिए भागती है। अनटिल अनलेस बाकी दुनिया नहीं देखती कि अरे इस पर्टिकुलर बिजनेस में तो बड़ा पैसा है, फिर बाकी लोग भी उसमें भागना शुरू करते हैं। और फिर बनता है कंपटीशन। जब कंपटीशन आता है तो आपकी ना वो जो टू स्टेज ग्रोथ मॉडल होती है तो बनती है। पहले अगर आप अकेले उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो ये ग्रोथ रेट है। फिर आपका क्या होगा? फिर होता है स्टेबलाइज की, ठीक है अब इसके बाद ना ग्रोथ रेट तो है लेकिन अब आपकी ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो हो जाती है एज कम्पेयर टू अदर जो पहले थी। वो पीक पे ग्रो कर रही थी, अब वो थोड़ा एंगल चेंज हो गया। ग्रोथ तो अभी भी कर रहे हो आप, लेकिन फर्क है क्योंकि इकोनॉमी में लोग तो बढ़ ही रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स का कुछ फर्क आ रहा है, लेकिन हाँ, उस तरीके से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से पहले बढ़ रही थी। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ता है? कॉम्पिटिटिव एज क्रिएट करनी पड़ती है। मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी चीज चलेगी। और एंट्री बैरियर, अगर आप लोगों को अब उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट में आने ही ना दो, कैसे नहीं आने दोगे? अगर आपकी कैपिटल बहुत अच्छी लगी हुई है, आपकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी हुई है, आपका रिसर्च पर बड़ा पैसा लगता है, तो किसी और के लिए उस मार्केट में घुसना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट द टर्म डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। इसके बड़े ये छोटे और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स थे, तो आई होप इनका आपको आइडिया हो गया होगा। अब चलिए एक बार मैं आपको हमारी वेबसाइट दिखा देती हूँ।
ठीक है। आई विल बी शोइंग यू आर वेबसाइट, ताकि अगर आपको किसी भी स्टूडेंट को या किसी बैंकर को ये लगता है कि अगर हमें कोई स्पेसिफिक गाइडेंस मिल जाए, कंसिस्टेंसी मिल जाए, तो हम अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो यू कैन गो थ्रू आर CIB कोर्सेज। यहाँ पर आपको हमारे सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। यहाँ पर आपको हमारे सुपर क्रैश कोर्सेज का सारे आ चुके हैं, तो आप सुपर क्रैश कोर्स देख सकते हैं। सुपर क्रैश कोर्स के अलावा यू कैन ऑल्सो गो फॉर कॉम्बो, यानी कंप्लीट चारों के चारों सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। So kindly check it out on our website or in our app for further details. Thank you so much for being there everyone. हम मिलते हैं अगले सेशन में. Till then, all the very best for your examinations.